हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 3.2 जो हम मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी एक्सरसाइज 3.2 को करने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत होगी उनके बारे में डिस्कस करेंगे, एक इंट्रोडक्शन टाइप। तो आइए शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्शन को। तो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 3.2 और उसमें हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस बाई स्केलर, किसी स्केलर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या चेंज होगा। तो बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है इंट्रोडक्शन के लिए इस एक्सरसाइज में, लेकिन जो भी थोड़ी चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने पहला टॉपिक डाला हुआ है कि एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस, कि हम किन तरीके के मैट्रिसेस को एडिशन कर पाएंगे यानी कि जोड़ पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लिखी है कि किन्हीं भी दो मैट्रिसेस का एडिशन, और इसी को हम वाइस वर्सा में सब्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पर ये बात लागू होगी। तो किन तरीके के मैट्रिसेस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन जो आपके सामने लिखी है वो होनी चाहिए, और वो ये है द मैट्रिसेस शुड बी इन सेम ऑर्डर। जिन भी दो मैट्रिसेस को आप जोड़ रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो दोनों के दोनों जो हैं उनका ऑर्डर होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन दोनों का ऑर्डर जब सेम होगा तभी वो ऐड हो पाएंगे। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ और है और दूसरे का कुछ और है तो वो मैट्रिसेस ऐड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। अगर हम एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर, स्केलर मतलब किसी एक कांस्टेंट वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या चेंज आएगा। तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक मैट्रिक्स कंसीडर कर रखा है 2x2 का, और उसमें हमने किसी एक कांस्टेंट सपोज k की मल्टीप्लिकेशन कर दी है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा कि k जो मल्टीप्लाई हुआ है वो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंटों में उसकी मल्टीप्लिकेशन हुई है। तो ये बात आप याद रखिए कि जब भी किसी मैट्रिक्स को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंटों में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये मैट्रिक्स जो है वो 2 ऑर्डर का है, अगर 3 ऑर्डर का भी होगा तो उस केस में भी, या कितने भी ऑर्डर का होगा उस केस में भी, आप किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंटों में उस स्केलर की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अगर हम मल्टीप्लाई दोनों के दोनों मैट्रिक्सेस का ही करते हैं, यानी कि अभी क्या था कि एक मैट्रिक्स था और एक स्केलर था, इस बार क्या है, दोनों के दोनों मैट्रिसेस हैं। तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी वो तो हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे या एक्सरसाइज में देखेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई होने के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं तो वो ये हैं कि अगर सपोज आपने कोई एक मैट्रिक्स माना है A जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और दूसरा मैट्रिक्स माना है आपने B जिसका ऑर्डर है n क्रॉस m, तो जैसे एडिशन में कंडीशन थी कि कोई भी दो मैट्रिसेस तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, तो ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि कोई भी दो मैट्रिसेस केवल उसी कंडीशन में मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब जो आपने पहला मैट्रिक्स माना है उसका ऑर्डर आपने कितना रखा है, m क्रॉस n। इसका मतलब है कि इसमें m जो है वो रो है और जबकि n जो है वो कॉलम है। सेम ऐसे ही मैंने जो दूसरा माना है उसमें ऑर्डर रखा है n क्रॉस n, तो उसका मतलब है कि n इसमें रो है और m कॉलम है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है मल्टीप्लाई होने के लिए? नेसेसरी कंडीशन ये है कि किन्हीं दो मैट्रिक्सेस की मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहला मैट्रिक्स जो है उसमें नंबर ऑफ कॉलम और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रो दोनों सेम होनी चाहिए। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम यानी कि ये लास्ट वाला टर्म, और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो यानी कि ये पहले वाला टर्म, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो मैंने यही सोच के दोनों का ऑर्डर लिखा कि यहाँ लिखा मैंने m क्रॉस n, और यहाँ मुझे पता था यहाँ n है यानी कि यहाँ कॉलम n है तो यहाँ रो n होनी चाहिए, तो मैंने रो n कर दी। कुछ लोगों के दिमाग में आता है तो क्या ये जो रो यहाँ m है वो यहाँ कॉलम होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ये मैंने बस कोइंसिडेंटली लिख लिया है। आप इस ऑर्डर की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। सिर्फ कंडीशन इन दोनों के लिए है कि ये n और ये n सेम होना चाहिए, जबकि ये m और m सेम होता है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, यहाँ आप p कर दीजिए कोई नया ऑर्डर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये दोनों मैच होने चाहिए।
तो सीधी सी कंडीशन है कि द नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, यानी कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। अब बात आती है कि चलो सेम हो गए, तो ये सेम हो गए। सेम होने के बाद अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं, सपोज ए बी निकालते हैं, तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा ये भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर हमें ए और बी का ऑर्डर पता हो तो हम आराम से पता कर सकते हैं। तो मैंने ए बी निकालने के लिए ए को लिख दिया और बी को लिख दिया, और वही हिसाब है कि ये दोनों सेम है। अगर आप चाहो तो यहां पर भी पी कर सकते हो, अगर आपको एम में कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा, यानी कि जो ए बी मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसका ऑर्डर क्या होगा कि ये जो सेम होते हैं, ये जो आपका एक का कॉलम एक का रो, ये दोनों हट जाते हैं, और बाकी कितना बचा, बाकी आपके पास बचा है एक एम इधर से और इसका बचा है पी। तो जो मल्टीप्लाई होके जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा एम क्रॉस पी, ठीक है। तो ये दोनों हटा दीजिए और बाकी जो एम और पी है वो बच जाएगा। इसका मतलब ये इसका जो रो है वो ये काम आ जाएगा और इसका जो कॉलम है वो यहाँ आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी आप ऑर्डर बता सकते हो कि इसका ऑर्डर कितना होगा। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिफोर मल्टीप्लीकेशन का आप बता सकते हो कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 2 के लिए। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं कि कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, कि एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन, हालांकि एक्सरसाइज बहुत बड़ी है तो एक वीडियो में हम इसे नहीं करेंगे, हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। तो आज हम पार्ट 1 करते हैं और उसमें जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे वो आज टैकल करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे वीडियो में, जिसके लिए हम उसको फिर फाइनल खत्म करेंगे उस वीडियो में। आइए देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 पहला क्वेश्चन। लेट ए बी एंड सी, आपके पास 3 मैट्रिसेस दे रखे हैं और नीचे 5 पार्ट दिए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको हर एक पार्ट निकालना है। ए प्लस बी मतलब फर्स्ट पार्ट की बात करें तो उसमें दोनों को जोड़ना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, वो आप सब देख पा रहे होंगे। करते कैसे हैं, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अगर हम करने के ऊपर आए तो मैं आपको एक्सरसाइज के कुछ सोल्यूशंस दिखाता हूँ कि किस तरीके से एक्सरसाइज को अटेम्प्ट किया जाएगा। तो ये रही हमारी एक्सरसाइज 3.2। अगर आप देखेंगे यहाँ तो वही क्वेश्चन मैंने कॉपी किया हुआ है, ए बी एंड सी, और यहाँ पर एक एक पार्ट करके मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। जैसे हम ए प्लस बी निकालना चाहें तो कैसे लिखेंगे, पहले मैट्रिक्स को लिख देंगे प्लस, फिर दूसरे मैट्रिक्स को, क्योंकि ए और बी को ऐड करना है तो हमने ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। पुट करने के बाद एडिशन होता कैसे है, एडिशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या थी कि जो भी 2 मैट्रिक्स आपको जोड़ रहे हो आप 2 मैट्रिक्स को, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इस बार हम ए और बी को जोड़ रहे हैं, अनडाउटेडली दोनों के ऑर्डर सेम है क्योंकि ये भी 2x2 का है और ये भी 2x2 का है। तो एडिशन तो हो जाएगी, लेकिन एडिशन होगी कैसे, इसका आउटपुट क्या होगा, तो बहुत आसान है। एडिशन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, केवल जो 2 मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दो। जैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ये 2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा हुआ, ये, तो 2 और 1 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 3। ऐसे ही 4 और 3 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 7। ऐसे ही 3 और -2 ऐड करोगे तो वो 1 आ जाएगा, और ऐसे ही 2 और 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, फिर से 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एडिशन हो गया, बहुत ही इजी है, कहीं पर भी कोई हार्डनेस नहीं है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट था कि आपको a माइनस बी निकालना था। तो जैसे एडिशन में हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते हैं, वैसे सब्ट्रैक्शन में हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जैसे सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 - 1, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। 3 - -2, तो ये माइनस है तो ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा, तो 3 और +2 कितना होता है, तो वो होता है 5। ऐसे ही 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, और ऐसे ही 2 - 5 जो कि हो जाएगा -3, ठीक है। तो दोनों आप समझ गए होंगे कि हम किन्हीं भी 2 मैट्रिसेस को सम कैसे करते हैं और उनका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। बहुत इजी है, सम आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में आपको वैल्यू निकालनी है 3a - c। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि यहाँ पर आप देखेंगे इस मैट्रिक्स में 3a मतलब a में 3 की मल्टीप्लिकेशन की गई है। तो पहले तो आपको 3 की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी a में, तो हमने 3 लिखा, फिर वहाँ a लिखा और माइनस, और फिर c की वैल्यू पुट कर दी जो हमें c की वैल्यू दे रखी है। अब अगर हम देखें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर केस क्या है, ये है एक स्केलर और स्केलर की मल्टीप्लिकेशन की जा रही है मैट्रिक्स में।
थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया है कि जब भी हम स्केलर की मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स में करते हैं तो वो उसके सारे एलिमेंटों में मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। अगर हम सारे एलिमेंटों में इसकी मल्टीप्लिकेशन करें तो 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, 3 3 जार 9 एंड 3 2 जार 6, और फिर माइनस जैसा ये लिखा है बिल्कुल वैसा ही लिखा रहेगा। और अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो 6 माइनस माइनस 2 तो ऑब्वियसली ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर देखते हैं 9 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 6। यहाँ 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7, और 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2। ईजी है। तो सिर्फ इसमें यही था कि पहले एक स्केलर की मल्टीप्लिकेशन करनी थी। तो ये हो गया, तीन जो क्वेश्चन थे वो एक तरीके से तीन टाइप थे, एक प्लस का, एक माइनस का और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। अब बात करते हैं हम फोर्थ का, मल्टीप्लिकेशन। इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है या इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आगे जो भी हम करेंगे उसमें मल्टीप्लिकेशन का काफ़ी रोल होगा। और मल्टीप्लिकेशन पहली बार में थोड़ा सा समझना टिपिकल हो जाता है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन को एक बार गौर से देखिए कि हम किन्हीं भी दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं। तो ये रहा हमारा मल्टीप्लिकेशन का पार्ट जिसमें हमें निकालना है ए बी। तो हम बात करते हैं यहाँ कि हम किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये हमारे पास रहा ए बी, तो मैंने दोनों मैट्रिसेस लिख दिए। मल्टीप्लिकेशन बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स में अगर एक भी इधर उधर हो जाता है तो काफ़ी टिपिकल कंडीशन बन जाती है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमने दोनों लिख दिए। मल्टीप्लिकेशन को गौर से देखना किस तरीके से की जाती है। एडिशन में ये होता था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दिए जाते हैं, सब्ट्रैक्शन में ये होता था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दिए जाते हैं। तो बच्चे के दिमाग में आता है कि मल्टीप्लिकेशन में ये होगा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। आइए देखें कैसे करते हैं। स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे। हमारे पहले एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन होगी इसके पहले एलिमेंट में, 2 1 2 प्लस, हम इसमें रो में आगे की तरफ बढ़ेंगे जैसे 4 आया, और इसमें हम कॉलम में आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें रो में बढ़ना है, इसमें कॉलम में बढ़ना है। तो 2 की मल्टीप्लिकेशन 1 में करनी है, फिर 4 की मल्टीप्लिकेशन किस में करनी है, -2 में, और बीच में लगाना है प्लस। ये हमारा पहला एलिमेंट आएगा A11। क्लियर है। अब अगर हमें A21 नीचे वाला निकालना है तो कैसे निकालना, नीचे आ जाइए रो में, 3 की मल्टीप्लिकेशन फिर करिए किसमें, 1 में, 3 1 1, 3 1 3। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें रो आगे बढ़ेंगे तो रो इसमें कितना है 2, और इसमें कॉलम आगे बढ़ेंगे तो इसमें आ जाएगा -2, तो 2 इंटू -2, ये हमारा दूसरा एलिमेंट हो जाएगा। ध्यान से देखते रहना। तो हमें पहला कॉलम पूरा मिल गया, यानी कि ऊपर वाला एलिमेंट भी और नीचे वाला भी। पहला कॉलम आपको तब मिलेगा जब आप इन दोनों रो की मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम में कर देंगे। तो हमने पहले कॉलम में इन दोनों की कर दी, पहले की भी कर दी, दूसरे की भी कर दी। अब हमें चलना है दूसरे कॉलम की तरफ। तो ऑब्वियसली अब इन दोनों रो की मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम में होगी। तो पहले रो की करते हैं। तो 2 3 जार ये आ गया, प्लस यहां देखेंगे इसमें रो बढ़ेंगे तो 2 के बाद 4 और इसमें 3 के बाद 5, तो 4 5 जार, ये हमारा पहला एलिमेंट आ गया क्योंकि हमने पहले रो की पहले कॉलम में कर दी है। अब बात करते हैं दूसरे रो की, नीचे आते हैं। तो 3 3 जार 9 एंड 2 5 जार, ये रहा आपके पास 10। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे इसमें रो की तरफ बढ़ते हैं, इसमें कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। एक बार और आप पुश करके इसे देख सकते हैं कि ये क्या है। तो बहुत अच्छे से समझना है कि क्या कॉन्सेप्ट था। इसमें रो की तरफ बढ़ना है, इसमें कॉलम की तरफ बढ़ना है। अब लास्ट में आपको बस इसकी कैलकुलेशन कर देनी है कि इसकी कैलकुलेशन क्या आएगी। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो इसकी कैलकुलेशन मैं कर देता हूं। ये हो गया आपके पास 2 1 2, और ये हो गया 4 2 8, और वो भी माइनस का। तो अगर 4 2 8 माइनस का हो गया है, प्लस का 2 है, तो ऑब्वियसली कितना बचेगा, -6। यहां कर लीजिए 3 1 3 और 2 2 4, और वो भी माइनस का, तो ऑब्वियसली यहां पे कितना बचेगा, -1। आगे बढ़े अगर तो 3 2 6 और 4 5 20, तो 4 5 20 और 3 2 6, 20 और 6 कितना हो जाएगा, 26। आगे बढ़े 3 3 9 और 5 2 10, तो 10 और 9 हो जाएगा आपका 90। ये है प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन का। आई नो थोड़ा सा टिपिकल है एज कंपेयर टू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बट प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी कर पाएंगे। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने देता हूँ। एग्जांपल क्या, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे ही पार्ट आपके सामने कर दिए हैं। तो अब हम बात करते हैं बीए की। तो बीए की करना है, तो बीए अगर आप निकालना है तो कोई प्रोसेस नहीं, बीए निकालना है तो आपको बी पहले रखना है और ए को बाद में रखना है। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस सेम वैसा ही रहेगा। सबसे पहले हम इस 1 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे, तो 1 इंटू 2, फिर इसमें 1 के बाद आगे बढ़ेंगे यानी कि 3 की तरफ, और इसमें भी नीचे बढ़ेंगे तो 3 ही हो जाएगा। तो 3 3 3,
फिर नीचे आएंगे, -2 की मल्टीप्लीकेशन 2 में, ऐसे ही फिर आगे बढ़ेंगे तो 5 की मल्टीप्लीकेशन 3 में। फिर हमारा पहला कॉलम पूरा हो गया, अब हम दूसरे कॉलम की तरफ बढ़ेंगे तो 1 की मल्टीप्लीकेशन 4 में, फिर 3 की मल्टीप्लीकेशन 2 में, ऐसे ही फिर नीचे आएंगे -2 की मल्टीप्लीकेशन 4 में और उसके बाद 5 की मल्टीप्लीकेशन 2 में। क्लियर है, सेम पहले जैसा। अब बस इसे ऐड कर देते हैं तो 3 3 जार 9 और 2 1 जार 2, तो 9 और 2 कितना हो गया हमारे पास 11। 5 3 जार 15 और 2 2 जार 4, वो भी माइनस का, तो 15 प्लस का था और 4 माइनस का था, तो कितना बच गया 11। यहाँ पर देखते हैं 3 2 जार 6 और 4, तो 6 और 4 आपके पास हो गया 10। और नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 2 जार 10 और 4 2 जार 8, वो भी माइनस का, तो बच गया 2। ये है हमारा बी ए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास ए बी और बी ए दोनों सामने निकले हुए हैं सेम मैट्रिसेस के लिए। तो अगर आप देखें तो ए बी की जो वैल्यू आई है वो अलग है और जो बी ए की वैल्यू आई है वो अलग है। यहाँ से एक प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है कि जो मैट्रिसेस होते हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन, कि आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जितनी वैल्यू ए बी की होगी उतनी ही बी ए की होगी। तो मल्टीप्लिकेशन भी साथ साथ समझ लीजिए और इस प्रॉपर्टी को भी अच्छे से समझ लीजिए कि ये प्रॉपर्टी किस तरीके की प्रॉपर्टी है। तो मल्टीप्लिकेशन आई होप आपके समझ आ गया होगा। अच्छे से इस वीडियो को देखें, रोक के देखें, कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो उसको डिस्कस करें और प्रैक्टिस करें। हालांकि मैं और एक दो एग्जाम्पल आपके सामने देता हूं। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो कंप्यूट द फॉलोइंग, आपके पास कुछ चीजें हैं जो निकलवाई गई हैं और पूरे पार्ट को अगर आप देखेंगे चारों के चारों क्वेश्चन को तो आप पाएंगे सब में आपको एडिशन ही करना है। जैसे पहला पार्ट है, आपको दो मैट्रिसेस दे दिए हैं, उन दोनों का एडिशन करना है। एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ दीजिए। ये ए और ए जुड़ जाएगा तो 2a हो जाएगा, ये बी और बी जुड़ जाएगा तो 2b हो जाएगा, ऐसे ये बी और -b है तो कट जाएंगे, और ऐसे ये ए और ए। तो आई होप एडिशन में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये सारे के सारे एडिशन वाले पार्ट हैं, चाहे वो 3 ऑर्डर का हो तो 3 ऑर्डर में भी आपको वही करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सिर्फ ऐड करने हैं। तो एडिशन वाला पार्ट तो मुझे कोई दिक्कत लगती नहीं है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आने वाली है। मैं फिर बढ़ता हूं इस पार्ट को छोड़ के थर्ड पार्ट की तरफ, क्योंकि थर्ड पार्ट में हम फिर से मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास जितने भी पार्ट दे रखे हैं वो फिर से मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, उसमें दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो आइए देखें, फिर से मैं उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा लगाऊंगा, बस इस बार थ्योरेटिकल टर्म है। जैसे हमारे पास ये फिर से एक डाटा आ गया कि ए बी और बी ए, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए -b और बी ए। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस सेम वैसे ही रहेगा, कहीं पर कोई चेंजेस नहीं। इस ए की मल्टीप्लिकेशन इस ए में तो a इंटू ए हो जाएगा, b इंटू बी हो जाएगा, फिर ऐसे ही -b इंटू ए हो जाएगा और फिर a इंटू बी हो जाएगा। इसमें हम इधर बढ़ेंगे, इसमें नीचे की तरफ बढ़ेंगे। तो रो में हमेशा हम इसमें रो की तरफ बढ़ते हैं, इसमें कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। तो a की a में करते हैं, b की b में करते हैं, ये रहा। फिर -b नीचे आते हैं तो -b की a में मल्टीप्लिकेशन होगी और a की होगी b में, तो -b की a में, a की होगी b में। फिर हम दूसरे कॉलम में जाएंगे तो a की मल्टीप्लिकेशन करेंगे -b में और b की मल्टीप्लिकेशन करेंगे a में। फिर आगे बढ़ेंगे तो -b की मल्टीप्लिकेशन -b में और a की मल्टीप्लिकेशन a में। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे तो 0, ये दोनों कट जाएंगे तो 0, ये हो गया b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो था सेम। तो ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट देखने में बड़ा वियर्ड सा लग रहा है क्योंकि ऑर्डर अलग अलग है। तो ऑर्डर अलग अलग होने के लिए मल्टीप्लिकेशन की एक नेसेसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी। अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो इसमें 3 रो हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 × 1। और अगर हम इसका देखें तो इसमें एक ही रो है और कॉलम है 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 × 3। तो उस नेसेसरी कंडीशन को भी आप सारे मैट्रिसेस में फिल करके देख लीजिए, वो नेसेसरी कंडीशन सब में फॉलो होगी कि इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम है और इसमें जो नंबर ऑफ रो है वो दोनों बराबर हैं। यहाँ कॉलम 1 है और यहाँ पर रो 1 है, दोनों सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? प्रोसेस बिल्कुल पहले जैसा है, कहीं पर कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बस इसको थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर जो है वो थोड़ा चेंज हुआ है। हमारा सबसे पहला प्रोसेस होता था कि हम अपने पहले एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन करते थे पहले में, तो 2 1 = 2 या 1 2 = 2, कुछ भी आप कह सकते हैं। फिर हम रो में आगे बढ़ते थे, जबकि यहाँ पर अगली रो है ही नहीं, और इधर कॉलम में नीचे आगे बढ़ते थे, जो कि इधर भी कॉलम है ही नहीं। इसका मतलब है कि हमारा जो पहला एलिमेंट होगा वो केवल यहीं रुक जाएगा, 1 × 2, जैसा कि आप
देख पा रहे होंगे। तो आगे अब आपको मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एलिमेंट आपके पास है ही नहीं। फिर हम नीचे आते थे दूसरी रो में, तो दूसरी रो में फिर को पहले कॉलम से ही इसकी मल्टीप्लिकेशन करते थे, तो 2 1 ज़ा 2। फिर हम आगे बढ़ते थे, जो कि फिर से पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब हर बार हमें एक ही एक एलिमेंट मिलेगा। फिर नीचे आते थे तीसरी रो में, तो यहाँ तीसरा एलिमेंट है 3। 3 की मल्टीप्लिकेशन हम फिर से 2 से करेंगे, तो 3 2 ज़ा 6, जो भी आएगा वो हम देख लेंगे अभी। तो हमने इन तीनों एलिमेंटों की मल्टीप्लिकेशन पहले में कर दी है, पहले कॉलम में। जब पहले में हो जाती है तो हम मूव करते हैं दूसरे कॉलम की तरफ। तो फिर वैसे ही प्रोसेस 1 इंटू 3 पे ही हम अपना कैलकुलेशन रोक देंगे, क्योंकि आगे एलिमेंट है ही नहीं। फिर हम दूसरे में आएंगे तो 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3। फिर अगले कॉलम में बढ़ेंगे तो 1 इंटू 4, 1 इंटू 4, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 एंड 3 इंटू 4। मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए सभी की, तो ये आपके सामने एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो देखने में जो आपको लग रहा है कि बहुत छोटा सा मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इतना बड़ा सा एलिमेंट बना है, इसका भी आप ऑर्डर चेक कर लीजिए। इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। और मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर ये दोनों सेम होते हैं तो ये दोनों हट जाते हैं, और हटने के बाद जो बचता है वही मल्टीप्लिकेशन के बाद ऑर्डर आता है। तो ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, यहाँ पर भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। तो इससे भी आप एग्जामाइन कर सकते हैं कि जो आप मल्टीप्लिकेशन करके मैट्रिक्स बना रहे हैं, क्या वो उसी ऑर्डर का बन रहा है जो ऑर्डर आना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपने कुछ गलती कर दी है। आगे बढ़ते हैं हम। अभी हमने 2 ऑर्डर्स के बहुत देख लिए, अब 3 ऑर्डर वाला देखते हैं। मेथड कहीं पर कोई चेंज नहीं होगा, बस कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि 3 ऑर्डर में एलिमेंट ज़्यादा होते हैं। प्रोसेस सेम वही रहेगा। सबसे पहले हम 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 में, प्लस का सिंबल लगाएंगे। फिर 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 में, क्योंकि इधर रो में बढ़ते हैं, इधर कॉलम में बढ़ते हैं। तो 3 की मल्टीप्लिकेशन 0 में। फिर 4 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसमें, 3 में। तो ये पहला एलिमेंट आपको मिल जाएगा। फिर दूसरा एलिमेंट लेने के लिए 3 की मल्टीप्लिकेशन 1 में, फिर 4 की मल्टीप्लिकेशन 0 में, फिर 5 की मल्टीप्लिकेशन 3 में। फिर हम नीचे आएंगे तो 4 की मल्टीप्लिकेशन 1 में, 5 की मल्टीप्लिकेशन 0 में, 6 की मल्टीप्लिकेशन 3 में। तो ये आपका पहला पोर्शन या पहला कॉलम बन जाता है। अब बात करते हैं दूसरे कॉलम की तरफ। तो दूसरे कॉलम में बढ़ने के लिए आप दूसरे कॉलम में आ जाइए। पहले रो से स्टार्ट करते हैं, तो 2 -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ होगी, और 4 की मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ होगी। ऐसे ही 3 की मल्टीप्लिकेशन फिर से -3 के साथ, 4 की 2 के साथ, और 5 की 0 के साथ। सेम वही प्रोसेस है, आपके सामने पूरा लिखा हुआ है। कहीं पर कोई भी अगर इशू आए तो उसे आप पूछिए कमेंट बॉक्स में, और मैं उसका आंसर आपको दूंगा। तो हम देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस थोड़ा सा टिपिकल है। ऑर्डर ध्यान रखना है कि कहाँ पर कौन सा करना है। अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है तो वो गलत हो सकता है, तो इस बात को ध्यान दीजिए और अच्छे से समझिए। तो ये हमारे जो थर्ड पार्ट था, उसके हमारे 4 क्वेश्चन मैंने आपको, या 3 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं इसमें से। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, अगर हम देखें यहाँ पर, तो बाकी जो क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं, जैसे मैंने पहला करा दिया है, दूसरा करा दिया है और चौथा करा दिया है, बाकी हमारे पास 3 क्वेश्चन बच जाते हैं। उनमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही करनी है। तो आई होप आप मल्टीप्लिकेशन आराम से कर पाएंगे। तो उन मल्टीप्लिकेशन को करिए, और वो आपके लिए एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्या आप वाकई में मल्टीप्लिकेशन सीख पाए हैं या नहीं। मैं बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिर से 3 एलिमेंट दे दिए गए, या 3 मैट्रिसेस दे दिए गए, A B C, और आपको निकालना है A प्लस बी और B माइनस सी। तो मुझे लग रहा है इस पार्ट को करने में तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। A प्लस बी यानी कि दोनों को जोड़ना है, और B माइनस सी यानी कि दोनों को घटाना है, B और C को। उसके बाद उन्होंने कहा ऑल्सो वेरीफाई, और फिर ये वेरीफाई करिए कि A प्लस बी माइनस सी और इजक्वल्स टू A प्लस बी माइनस सी। तो इसको वेरीफाई भी करना है। तो एक बार देख लेते हैं कि वेरीफाई कैसे होगा। वैसे तो क्वेश्चन आप लोग आराम से उसे कर पाएंगे, लेकिन मैं भी उसे एक थोड़ा सा हिंट कर दूं कि किस तरीके से होगा। ये रहे हमारे पास 3 मैट्रिसेस। सबसे पहले उसने पूछा है कि A प्लस बी निकालिए, तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया है। जोड़ने के लिए आप अच्छे से जानते हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ दिए जाएंगे। आप मैच कर लीजिएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप जोड़ दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। दूसरा पार्ट उसने कहा था कि B माइनस सी निकालिए, तो B माइनस सी हमने निकाल दिया। इसका मतलब B और C के करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को मैंने घटा दिया है या सबट्रैक्ट कर दिया है, तो B माइनस सी निकल गया। फिर उसने एक पार्ट प्रूव कराया है कि A प्लस B माइनस सी। इसका मतलब ये है कि B माइनस सी जो आपने निकाला है उसमें आपको A ऐड करना है। तो B माइनस सी ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये रहा हमारा B माइनस सी, प्लस उसमें A ऐड कर दीजिए, तो A ये रहा, प्लस B माइनस सी ये रहा। दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, जो कि हमारे पास ये रहा। तो आई होप इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसे इक्वल दिखाना है इसके A प्लस बी माइनस सी। तो A प्लस बी माइनस सी का मतलब है जो भी आपका A प्लस बी आया, तो A प्लस बी आप ऊपर निकाल चुके हो, ये रहा A प्लस बी। यहाँ रखिए A प्लस बी, माइनस लगाइए, और जो C मैट्रिक्स आपको दे रखा है वो रख दीजिए। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
ये वैल्यू देखिए और ये वैल्यू देखिए, यानी कि आप पाएंगे a प्लस बी माइनस सी जो आपने निकाला है वो ये रहा, और a प्लस बी माइनस सी जो आपने निकाला है वो ये रहा। दोनों मैट्रिक्स सेम है। अगर दोनों मैट्रिक्स सेम है तो इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी या ये आइडेंटिटी आपकी प्रूफ हो जाती है। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई हार्ड काम नहीं था। एडिशन की प्रॉपर्टीज हमेशा ही सिंपल रहती हैं या सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज हमेशा सिंपल रहती हैं। थोड़ा सा क्रिटिकलनेस जो होती है वो मल्टीप्लिकेशन में होती है। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ में आपको एक ए दे रखा है, एक बी दे रखा है। बड़ा वियर्ड का क्वेश्चन लगता है, जैसे लगता है बहुत वियर्ड क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे होगा, बट करना कुछ नहीं है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, आपको वैल्यू निकालनी है 3a माइनस 5b। देखिए कैसे होगा, बहुत सिंपल तरीके से हम इसे अटेम्प्ट करेंगे। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन फिफ्थ, ये रहा ए, ये रहा बी। हमें सबसे पहले चाहिए था 3a। इसका मतलब है कि a में हमें 3 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। कॉन्सेप्ट वही कि किसी मैट्रिक्स में आप किसी स्केलर की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो अगर हम इसमें 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑब्वियसली इसके सारे एलिमेंटों में 3 की मल्टीप्लिकेशन होगी। तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड वाला 3 कट जाएगा, ये डिवाइड वाला 3 कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ 1 3 जार 3 हो जाएगा, ये डिवाइड का कट जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 3 कट जाएगा, यहाँ 3 3 3, तो वो सारे कट गए। और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप देखो एक बहुत ही सिस्टमेटिक जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछली बार काफ़ी वियर्ड था, या पहले काफ़ी वियर्ड था क्योंकि उसमें डिवाइड के टर्म्स थे। अब कोई भी डिवाइड का टर्म नहीं बचा है। ऐसे ही 3a के बाद आपको 5b निकालना है। तो 5b निकालने के लिए जो आपका b रहा है उसमें 5 की मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो जहां जहां 5 डिवाइड में है वो कट जाएगा, इसमें डिवाइड में नहीं है तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगा 5। और फिर लास्ट में आपको करना था कि 3a माइनस 5b, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था। तो आपके पास 3a भी है और 5b भी है, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सेम दोनों मैट्रिसेस हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे एलिमेंट 0 0 0 हो जाएंगे, क्योंकि 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 7 0, 3 माइनस 3, सारे एलिमेंट सेम है, क्योंकि 3a जितना आया है उतना ही 5b है। तो कटने के बाद 0 मैट्रिक्स आपके सामने बन गया है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में मैंने पढ़ाया था 0 मैट्रिक्स, जिसकी सारी एंट्रीज जो है वो 0 होनी चाहिए। तो ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन। अगर हम अब सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास सिक्स क्वेश्चन है, कहा गया है सिंप्लीफाई कॉस थीटा, और एक मैट्रिक्स बनाया है, प्लस साइन थीटा एक मैट्रिक्स बनाया है। अब इसे गौर से देखिए, कॉस थीटा है, बाहर स्केलर के तौर पे काम कर रहा है, तो अगर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे एलिमेंटों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कॉस थीटा की कॉस थीटा में करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा में करेंगे, फिर माइनस साइन थीटा में करेंगे, फिर कॉस थीटा में करेंगे। सेम ऐसे इसमें साइन थीटा की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी अंदर सारे एलिमेंटों में, और फिर लास्ट में हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, याद रखिए इसमें एक प्रॉपर्टी बनेगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वहां पर आप रख देंगे 1, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होती है, तो उसकी जगह आप 1 पुट कर पाएंगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह आप 1 कर दीजिएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा। एडिशन में कहीं कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो 7 में कहा गया है फाइंड एक्स एंड वाई। आपको एक्स एंड वाई फाइंड करना है, और दो पार्ट आपको दे रखे हैं। मैं पहले पार्ट को टैकल करता हूं, जिसमें कहा गया है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे रखा है, और एक है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू। तो दो मैट्रिसेस आपको दे रखे हैं, या दो रिलेशंस एक तरीके से दे रखे हैं, और आपको वहां से एक्स और वाई निकालने हैं। तो देखें हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखा था, और एक्स माइनस वाई। इसे हम एज अ इक्वेशन सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने 10th क्लास में ऐसी इक्वेशन सॉल्व की हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो इसे अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे पास दो हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, और एक्स हो जाएगा यहाँ 2x। इधर इन दोनों मैट्रिसेस का एडिशन हो जाएगा। तो एडिशन आप जानते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दिए जाते हैं। तो 7 और 3 10, और 2 और 0 2 ही रह जाएगा, 5 0 5 ही रह जाएगा, सॉरी 0 0 0 रह जाएगा, और 5 और 3 हो जाएगा 8। तो ये 2x की वैल्यू है। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 की जब डिवाइड होगी तो वो इसके सारे एलिमेंटों में डिवाइड होगी। तो जब डिवाइड होगी तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5, 2 को 2 से करोगे तो 1, 0 को कितने से भी कर लो तो 0 ही रहता है, और उसके बाद 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है। आप जानते हो जब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाती थी उस चैप्टर में, तब हम उस वेरिएबल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख के दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे। तो वही मैंने किया है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। हमारे पास इक्वेशन 1 जो हमने मानी है, उस इक्वेशन 1 में हमने x की वैल्यू पुट कर दी। तो y निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इस x को इस वाले मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो y इज इक्वल टू, ये रहा हमारा मैट्रिक्स, और इसमें से हमें करना है माइनस एक्स, और x ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। x हमारे पास है 5 0 and 1 4। अब इसका मतलब यह है कि अगर y की वैल्यू आपको निकालनी है तो इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करना भी आपको आता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 7 माइनस 5 2, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0, एंड 5 माइनस 4 1। तो x और y आपके पास दोनों वेरिएबल्स आ जाते हैं।
तो ये सिंपल एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टाइप का क्वेश्चन था, बस दिया मैट्रिसेस में है क्योंकि यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो हो रहा है वो मैट्रिसेस का है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे सेकेंड पार्ट इसका सिमिलर टू द प्रीवियस वन, अगर आप देखेंगे तो सेकेंड पार्ट करने के लिए आपके पास फिर से 2 इक्वेशन है, आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए और किसी एक वेरिएबल को आप कट कर दीजिए और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल दीजिए। जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए तो उसे फिर इक्वेशन में रख के, जैसा कि अभी हमने कहा है, आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप आराम से बात को समझ पा रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ। बात करते हैं 8वें क्वेश्चन पे। तो 8वां क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है। y की वैल्यू आपको दे रखी है, मतलब एक वेरिएबल आपको दे रखा है और एक इक्वेशन दे रखी है। आपसे कहा गया है कि x की वैल्यू निकालनी है। अब आप इमेजिन करिए कि हमारे पास जब ये इक्वेशन है और अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इस y को इधर भेजें और y की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो वैल्यू आएगी 2x की, और फिर अगर आपको x निकालना है तो 2 को नीचे डिवाइड कर देंगे और वो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंटों में डिवाइड हो जाएगा। आई होप अभी हमने बिल्कुल ऐसा ही किया था कि हमने 2x की वैल्यू निकाली थी, ये रही 2x, और x की वैल्यू निकालने के लिए हमने इस 2 की डिवाइड की थी, सारे एलिमेंटों में हुई थी, तो 10 में 2 की डिवाइड हुई थी तो 5। आप अभी समझ पा रहे होंगे जो मैंने समझाया था। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9 भी सेम एज इट इज पहले जैसा ही है। अगर आप 9 को देखना चाहते हैं तो फाइंड x एंड y, आपको x एंड y जो है वो फाइंड करने हैं और एक रिलेशन आपको दे रखा है। और 10th अगर आप देखेंगे तो 10th भी सेम ऐसा ही है कि सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t। तो 9 और 10th दोनों एक जैसे ही हैं। 10th में 4 वेरिएबल निकालने हैं और 9th में 2 ही निकालने हैं। तो मैंने सोचा कि इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर देता हूं, तो मैंने 10th जो क्वेश्चन है वो पिक किया क्योंकि उसमें ज़्यादा वेरिएबल्स निकालने थे। अगर आप 10th कर पाएंगे तो 9th भी आराम से कर पाएंगे। तो मैं 10th क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर 9th में कोई भी दिक्कत रह जाए तो आप उसे मुझसे पूछिएगा। तो मैं 9th क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से किया जाएगा। ये रहा हमारे पास 9th क्वेश्चन। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। ये एक रिलेशन दे रखा था और कहा गया था x y z और t की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे सामने 2 बाहर था मल्टीप्लिकेशन में, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तौर पे काम कर रहा है। तो मैंने बताया है आपको कि जब भी किसी मैट्रिक्स से पहले कोई स्केलर हो तो उस स्केलर की हम सारे मैट्रिक्स के एलिमेंटों में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले इसकी सारे एलिमेंटों में मल्टीप्लिकेशन कर दी, इस 3 की भी हमने सारे एलिमेंटों में मल्टीप्लिकेशन कर दी और इस वाले 3 की भी हमने सारे एलिमेंटों में मल्टीप्लिकेशन कर दी। उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्सेस को ऐड किया गया है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर लिए। तो 2x को 3 के साथ ऐड कर लिया, 2z को -3 के साथ, ऐसे ही y को 0 के साथ और 2t को 6 के साथ। ऐड करने के बाद हमारे पास ये इक्वलिटी बन गई। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं जिसमें अगर 2 मैट्रिक्सेस इक्वल हैं तो हम उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर लेते थे। तो वही मैंने लिखा है, इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। जब आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट करेंगे तो 2x + 3 इक्वल हो जाएगा 9 के। यहाँ से अगर आप 2x की वैल्यू निकालेंगे तो 6 और x की वैल्यू निकालेंगे तो 3। ऐसे ही अगर आप देखें तो 2z - 3 इक्वल हो जाएगा 15 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो 2z - 3 इक्वल टू 15, यहाँ से 2z इक्वल टू 18 और z इक्वल टू 9। और अगर हम ऐसे ही नेक्स्ट देखें तो 2y इक्वल हो जाएगा 12 के। तो 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू एज इट इज 6। और लास्ट टर्म 2t + 6 इक्वल हो जाएगा 18 के। तो 2t + 6 इक्वल टू 18, यहाँ से 2t इक्वल टू 12 और t इक्वल टू 6। तो बहुत इजी टाइप था, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप आराम से इसे कंपेयर कर पाते। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आप सबसे पहले इस कांस्टेंट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मैट्रिक्सेस को ऐड करेंगे और उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसकी इस मैट्रिक्स के साथ हम कंपेयर कर देंगे और हमारे पास जो भी वेरिएबल हमें x और y निकालने हैं वो आराम से निकल जाएंगे। तो हमारे पास 9th क्वेश्चन भी हो जाएगा। और बात करते हैं 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज पहले जैसा ही है। अगर आप देखेंगे तो 10th में ये x रहा, सबसे पहले इसकी आप अंदर मल्टीप्लाई करिए, इस y की अंदर मल्टीप्लाई करिए, दोनों को ऐड करिए और उसकी कंपेयर कर दीजिए इस तरफ के मैट्रिक्स के साथ। ऐसे क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किए हुए हैं और आप 12th भी देख पा रहे होंगे, सेम ऐसा ही 12th है। 3 के अंदर मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को ऐड करिए, कंपेयर करिए, कंपेयर करने के बाद आपसे कहा है कि आप x y z और w की वैल्यू निकालिए। तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल प्रीवियस एक्सरसाइज को कंटेन कर रही है। नयापन सिर्फ इसमें जहां पर आया है वो है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का टाइप जो है थोड़ा सा टफ है। तो आज हम इस वीडियो में अपने 12 क्वेश्चन ही रखते हैं क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी है, इसमें 22 क्वेश्चंस हैं। तो इसके बाद भी अभी हमारे पास 10 क्वेश्चंस बच जाते हैं। तो मैं उन 10 क्वेश्चनों को अपना एक पार्ट सेकेंड बनाऊंगा जिसमें हम 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करके 22 तक जाएंगे और उसमें हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।